हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा, जहाँ पे हम करने वाले हैं सीयूईटी यूजी साइंस 2026 की तैयारी केमिस्ट्री के साथ। और केमिस्ट्री का आज हम शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर्स। देखो बच्चों, बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा काम आ गया था, थोड़ा सा लाइफ का झंझट आ गया था मिडिल में। तो इसलिए मैं बहुत दिन से तुम लोगों से मिला नहीं हूँ, तुम लोगों से बातें नहीं हुआ, तुम लोगों को मैं वीडियो नहीं पहुंचा पा रहा। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा देर आए लेकिन अभी हम लोग फिर से रेगुलर हो जाएंगे। इसीलिए मैंने ऑर्गेनिक का ये चैप्टर शुरू किया है क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो टाइम हम लोगों का थोड़ा लॉस हो गया है उसको हम लोग कवर करेंगे। क्यों, कैसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले कर लेंगे, ठीक है। तो हेलो एल्केन, हेलो एरियंस या फिर ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से ये पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बेसिकली सीवीटी यूजी जब तुम साइंस का दोगे, जब तुम केमिस्ट्री का पेपर देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चंस ऑर्गेनिक से भी आएगा। मेजोरिटी 33%, 35% ऑफ दोज क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट ओनली। एंड अगर तुम देखोगे भी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट वैसे भी ज्यादा है इन नंबर। जो मतलब क्वांटिटी ऑफ कंटेंट है वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज़्यादा है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पकड़ लो कि सबसे ज़्यादा आएगा। देन आएगा तुम लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे कम आता है जनरली। यही होता है तुम्हारा मतलब ऑर्डर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा, फिर फिजिकल एंड देन इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो बिना किसी देरी के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मतलब हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स को शुरू करेंगे। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, थोड़ा सा झटपट करेंगे लेकिन कोई टॉपिक्स मिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से बनाए रखना, ध्यान से अच्छे से ये लेक्चर को देखना। अगर किसी जगह पे तुम लोगों को डाउट है तो बाद में वो सब हम लोग कवर कर देंगे, ठीक है। अभी सिर्फ तुम लोगों का काम है कि अच्छे से मन लगा के ये वीडियो देखो। एंड साथ में एक पेन एंड पेपर मतलब एक कॉपी एंड पेन लेके बैठ जाओ, ताकि तुम लोग बहुत जल्द ही इसका नोट्स भी कर सकते हो। तुम लोग अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। और लेक्चर के एंड में तुम लोगों को पता ही है कि टेलीग्राम चैनल में ये वाला लेक्चर नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी सब बातें हो गया है, अभी हम लोग जाएंगे लेक्चर की ओर। सो पहले हम लोग देखेंगे कि हेलो एल्केन्स होता क्या है। देखो हेलो एल्केन्स में यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है, मतलब मैं समझा देता हूँ। मैं डेफिनेशन बार बार नहीं पढ़ के तुम लोगों को सिर्फ ये समझा देता हूँ कि हेलो एल्केन्स आर नथिंग बट, क्या होता है इसमें एक हाइड्रोजन एटम, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम क्या होता है उसको रिप्लेस करते हैं किसी हेलोजन एटम से। हेलोजन एटम तुम लोगों को पता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। उससे अगर जब रिप्लेस हो जाता है तब एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड फॉर्म होता है। एल्काइल हैलाइड मतलब स्ट्रेट चेन का, मतलब स्ट्रेट चेन जितना भी होता है। एराइल हैलाइड मतलब जहाँ पे रिंग फॉर्मेशन होता है, ठीक है। स्ट्रेट चेन किसी हाइड्रोकार्बन में अगर एक हेलोजन एटम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है तब वो हो जाता है हेलो एल्केन या फिर एल्काइल हैलाइड। और अगर एक रिंग कंपाउंड में एक हाइड्रोजन की जगह पे रिप्लेस होके आता है एक हेलोजन एटम, तब वो हो जाता है हेलो एरिन या एराइल हैलाइड, ठीक है। हेलो एल्केन्स में के केस में एक चीज याद रखना कि वो जो हेलोजन एटम्स होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। एंड हेलोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ होता है किसके केस में, एराइल ग्रुप के केस में, मतलब एराइल हैलाइड्स के केस में, ठीक है। मतलब स्ट्रेट चेन में sp3 एंड रिंग्स में sp2, ये याद रखना, ठीक है। एंड क्लासिफिकेशन बहुत सारा देखेंगे। तो पहला क्लासिफिकेशन होता है मोनो डाई ट्राई टेट्रा हेलो एल्केन, मतलब नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। कैसे होता है मैं दिखा देता हूँ कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, मतलब तुम जितना हेलोजन एटम्स उसमें जोड़ोगे उतना ही तुम लोगों का बढ़ता जाएगा। सपोज मेरे पास है CH3 CH2 एंड एक्स। एक्स मतलब यहाँ पे हम लोग हेलोजन एटम्स को एक्स से डिनोट करते हैं। अभी एक्स क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ठीक है। ये सब हो सकता है। तो हम एक्स को डिनोट करते हैं हेलोजन एटम्स को जनरली। तो ये यहाँ पे कितना हेलोजन एटम्स है, एक है, तो ये हो जाएगा मोनोहेलाइड, ठीक है। समझ आ रहा है ना, ये मोनोहेलाइड हो जाएगा। अगर दो होता है तो सपोज कुछ ऐसा अगर फॉर्मेशन है CH2 CH2, यहाँ पे भी एक एक्स है, यहाँ पे भी एक एक्स है, एक सेम हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा डाइहेलाइड। ऐसे ही टेट्राहेलाइड भी हम लोग देख सकते हैं। CH2, यहाँ पे सपोज एक्स है, यहाँ पे CH, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे CH2 एक्स है, मतलब तीन हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा ट्राइहेलाइड एंड सो ऑन, ट्राइहेलाइड, ठीक है। सेम तुम रिंग कंपाउंड्स के साथ भी देख सकते हो। ये सपोज यहाँ पे मैंने एक बेंजीन रिंग ले लिया, एक कार्बन एक हाइड्रोजन की जगह पे मैंने सिर्फ एक हेलोजन को दे दिया, तो ये मोनो हेलो एरिन हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर दो आ जाता है, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है।
हालांकि ये इसका पॉसिबिलिटी थोड़ा कम होता है, लेकिन अगर आ जाता है तो डाई हेलोहेरिन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे ही करके तुम्हारा नंबर ऑफ हेलोजन के एटम्स के ऊपर डिपेंड करके एक क्लासिफिकेशन हो जाता है। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह लोग सिर्फ ऐड कर देना, कितना हेलोजन एटम्स है उसके ऊपर डिपेंड करके। ठीक है, समझ आ रहा है? नेक्स्ट होगा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कार्बन एटम द हेलोजन इज अटैच्ड टू। मतलब किस कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है उसके ऊपर हो सकता है। देखो, दो तरह का इसमें सिर्फ दो ही तरीके का हो सकता है। आइदर इट कैन बी विद द sp2 कार्बन, sp2 कार्बन के साथ एक हेलोजन एटम हो सकता है अटैच हुआ, या फिर sp3 कार्बन के साथ एक हेलोजन एटम अटैच हुआ हो सकता है। अगर sp3 कार्बन के साथ है तब यहाँ पे भी हम लोगों का दो चांसेस है, मतलब दो ऑप्शंस है। कैसा है? sp3 कार्बन के साथ होने से सपोज ऐसा है कि यहाँ पे मेरे पास है एक ऐसा कंपाउंड, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, सो ये जो एक्स है ये किसके साथ है? इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, दिस इज एन sp3 कार्बन। ऐसा हो सकता है स्ट्रेट चेन, या फिर तुम लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि इट इज अटैच्ड विद रिंग, रिंग कंपाउंड। सपोज बेंजीन के साथ है एंड यहाँ पे डायरेक्ट एक्स यहाँ से है, सो एक्स यहाँ पे इसके साथ है, सो दिस इज ऑल्सो sp3। सो यहाँ पे sp3x है, लेकिन sp3 कार्बन के बाद एक sp2 कार्बन है क्योंकि डबल बॉन्ड है। सेम देखो, इस sp3 कार्बन के बाद यहाँ पे जब देखोगे, सो यहाँ पे देखोगे यह sp2 कार्बन है। ठीक है, सो ऐसा अगर है sp2 sp3 कार्बन देन एक हेलोजन एटम, सो इसके ऊपर डिपेंड करके अगर स्ट्रेट चेन है तो हम लोग बोलेंगे कि इट इज एन एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, एलाइलिक हैलाइड। और अगर रिंग चेन के मतलब रिंग के साथ है तो ये हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। इट इज अ बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, इट इज अ बेंजाइलिक हैलाइड। और अगर sp2 के बारे में बात करें, इसमें भी दो ऑप्शंस है। sp2 में भी दो ऑप्शंस है। एक होगा डायरेक्ट sp2 के साथ, मतलब स्ट्रेट चेन के साथ ही डायरेक्ट x जुड़ा हुआ। देखो, ये x एक ऐसे कार्बन के साथ है जो डबल बॉन्ड में है, मतलब sp2 कार्बन के साथ है। सो इस हेलोजन एटम को अगर स्ट्रेट चेन में है ऐसा हो सकता है, या फिर अगर रिंग में भी है तो ऐसा भी हो सकता है कि रिंग हो गया एंड डायरेक्ट मैंने यहाँ पे एक x दे दिया। तो इस x को देखो, इस कार्बन के साथ है, इस कार्बन में ये डबल बॉन्ड है। सो ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच्ड है, मतलब sp2 कार्बन के साथ अटैच्ड है। अगर स्ट्रेट चेन है, मतलब ओपन चेन है, तो हम लोग बोलेंगे कि इट इज अ विनाइलिक हैलाइड या फिर वाइनल हैलाइड। एंड अगर रिंग में है तो इट इज एन एराइलिक हैलाइड या फिर एराइल हैलाइड। ठीक है, सो ये सब थोड़ा सा क्लासिफिकेशन याद रखना, इससे क्वेश्चंस जब बनता है तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि एलाइलिक कौन सा था, विनाइलिक कौन सा था, बेंजाइलिक कौन सा था, एराइलिक कौन सा था। ठीक है, एलाइलिक एंड एराइलिक इज टू बोथ डिफरेंस, हो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। अभी नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड में एक चीज सिर्फ इतना ही तुम लोगों को याद रखना है कि जब भी हम लोग सी एक्स बॉन्ड के बारे में बात करते हैं, एक्स जो होता है मतलब हेलोजन एटम जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सो इट इज अ लिटिल बिट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो यहाँ पे अगर डिल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब थोड़ा सा वेरी स्मॉल नेगेटिव चार्ज अगर आ रहा है, सो इट विल बिकम अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। इसमें क्या होता है, इसके वजह से कौन सा एटम्स आके इसके साथ अटैच कर सकता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे पोलराइजेशन हो सकता है, थोड़ा सा पोलराइज्ड हो जाता है। इट इज पार्शियली पोलराइज्ड बिकॉज ऑफ दिस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन एटम। ठीक है, वहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, सो ऑटोमेटिकली कार्बन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा। ठीक है, ये सब तो था, थोड़ा सा हम लोग बेसिक बेसिक जाएंगे। अभी हम लोग पहला रिएक्शंस की तरफ जाएंगे, मतलब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से कैसे हो सकता है? अल्कोहल मतलब कोई भी CH3 CH2 ऐसा कुछ भी हो सकता है, जितना भी लॉन्ग लॉन्ग चेन या शॉर्ट चेन हो। मैं सपोज मान लेता हूँ कोई भी है, सो ROH दे देता हूँ। OH मतलब एल्कोहलिक ग्रुप। अब ROH से तुम लोग हैलाइड्स बनाने का बहुत सारा तकनीक है। सो पहले एक एक करके हम लोग सब देखेंगे। ठीक है, अगर मैं इसमें लूकस रिएजेंट दे देता हूँ, HCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3, दिस इज कॉल्ड लूकस रिएजेंट। अगर लूकस रिएजेंट दे देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये Cl जो है ये OH को रिप्लेस कर देगा, ये RCl हो जाएगा एंड H2O विल बी लिबरेटेड। दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्रूव्स प्रोसेस। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्रूव्स प्रोसेस। सो ये एक तकनीक है, दिस इज लूकस रिएजेंट। HCl प्लस एनहाइड्रस AlCl के लूकस रिएजेंट याद रखना। कहीं पे एक छोटा सा नोट बना के तुम लोग लिख लो, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स में लूकस रिएजेंट आएगा, बार बार आएगा, सो इसको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसमें
NaBr प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 देके रिफ्लक्स कर सकते हैं। अगर हम लोग रिफ्लक्स कर देंगे सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये Br इस OH को सब्सटीट्यूट करेगा मतलब RBr हो जाएगा एंड H2O विल बी गिवन आउट। नेक्स्ट और एक चीज है, हम लोग PX3 दे सकते हैं, PX3 जैसे PCl3, PBr3 मतलब PX3, ठीक है। PX3 देने से क्या आ जाता है, 3 ऑफ RX मतलब ये PX3 है ना, तो यहाँ पे 3 हेलोजन एटम्स है, 3 हेलोजन एटम्स ऐसे 3 अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके RCl RBr जो भी हो ऐसा बना सकता है एंड इसके साथ क्या आ जाता है H3PO3 हाइपो, ठीक है, ये आ सकता है। नेक्स्ट ये PCl5 के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, PCl5 के साथ अगर रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है, ये क्लोरीन जो है ये OH को सब्सटीट्यूट करेगा, सो RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, यहाँ पे याद रखना HCl गैस इज ऑल्सो लिबरेटेड HCl, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसको दे सकते हैं SOCl2 प्लस पायरीडीन, पायरीडीन के साथ अगर SOCl2 के साथ देंगे तो ये क्लोरीन फिर से इस OH को सब्सटीट्यूट कर सकता है, सो इट इज RCl प्लस SO2 जो कि गैस हिसाब से बाहर निकल जाता है प्लस HCl, ये भी गैस हिसाब से बाहर निकल जाता है। दिस इज ए नेम्ड रिएक्शन, दिस प्रोसेस इज नोन एज डार्जन प्रोसेस या डार्जन प्रोसेस, ठीक है। सो ये हो गया फ्रॉम एल्कोहल टू एल्काइल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन्स कैसे बनता है। यहाँ पे 5 वेज है इससे बन सकता है, जहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रूव्स प्रोसेस एंड डार्जन प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे नाम है, जहाँ जिस किसी में अगर नाम आ जाता है, कोई नेम्ड रिएक्शन आ जाता है तो वो उसको याद रखने की मतलब कोशिश करना, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस के हम लोग जाएंगे फिंकलस्टर रिएक्शन, एक और नेम रिएक्शन आ गया। इसमें क्या होता है RX, ठीक है, RX के साथ अगर मतलब RX मतलब ऑलरेडी कोई अल्काइल हैलाइड होना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी ये RX में RCl एंड RBr ही ज्यादातर यूज होता है, RCl और RBr ही यूज होता है, क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग एक हेलोजन एटम के बदले में और एक हेलोजन एटम देते हैं, स्पेसिफिकली NaI देते हैं, मतलब आयोडीन को हम लोग इसमें लाना चाहते हैं, ठीक है। NaI इसको हम लोग देंगे एसीटोन एंड अब यहाँ पे X याद रखना Cl और Br होता है, ठीक है। सो ये I इसको रिप्लेस करेगा, सो इट विल बिकम Ri प्लस NaX, ठीक है, Ri प्लस NaX। क्योंकि आयोडीन ज्यादातर रिएक्ट नहीं करना चाहता, सो इट इज ए स्पेशल प्रोसेस जहाँ पे ऑलरेडी एक एल्काइल हैलाइड से ही हम लोग आयोडाइड बनाते हैं, ठीक है, याद रखना। फिंकलस्टाइन रिएक्शन हम लोग हो गया, हम लोग नेक्स्ट जाएंगे स्वार्ट्ज रिएक्शन की ओर। स्वार्ट्ज रिएक्शन अगेन याद रखना, इट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, सपोज मेरे पास है CH3Br, ठीक है, CH3Br है, हम लोग इसमें देंगे AgF, मतलब क्या करेंगे, फ्लोरीन भी नॉर्मली रिएक्ट नहीं करना चाहता है, इजीली रिएक्ट नहीं करना चाहता है, सो हम लोग इसको स्पेशल कंडीशन में जैसे कि ब्रोमीन की जगह पे हम लोग फ्लोरीन को देंगे, सो ये हो जाएगा ब्रोमीन की जगह पे फ्लोरीन आ जाएगा, ये हो जाएगा CH3F एंड AgBr, ठीक है, AgBr यहाँ पे फ्लोरीन इसके जगह पे अटैक कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना स्वार्ट्ज रिएक्शन का बहुत सारा और भी रिएजेंट्स हो सकता है, जैसे Ag2F2, ये मतलब AgF की जगह पे और भी यूज हो सकता है, CO F2 एंड और एक था SbF3, ठीक है, ये भी रिएजेंट्स यूज हो सकता है स्वार्ट्ज में। ये सब रिएजेंट्स भी यूज हो सकता है, ये सिर्फ एक चीज याद रखना है, अपने कॉपीज में नोट कर लेना। नॉर्मली अगर कुछ जगह पे अगर AgF नहीं दे रहा होगा एंड SbF3 है, तो याद रखना ये स्वार्ट्ज रिएक्शन ही कर रहा है, इसका सिर्फ तुम लोगों को थोड़ा सा मतलब ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे हंस डिकर रिएक्शन में। हंस डिकर रिएक्शन में क्या होता है, CH3COO मतलब सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें क्या देंगे हम लोग Br2 दे देते हैं, ठीक है। ब्रोमीन गैस को अगर हम लोग पास कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, विल बिकम CH3Br एंड AgBr प्लस CO2, ठीक है, CO2 ये COO मतलब CO2 ये निकल जाता है, AgBr के साथ एक निकल जाता है और एक Br इस CH3 के साथ अटैच हो जाता है, दिस इज नोन एज हंस डिकर रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन की तरफ जाएंगे फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। यहाँ पे सिंपल सा एक चीज याद रखना है, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन में यूवी या फिर हीट का, यूवी लाइट या हीट का यूज होता है। सपोज मेरे पास है CH3 CH2 CH2 CH3, सिंपल एक एल्केन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन रखेंगे,
एंड यूवी लाइट, ठीक है। यूवी लाइट को कभी कभार एच न्यू भी लिखते हैं, ठीक है, या फिर हीट देंगे। इसमें क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल आ जाएगा, मतलब फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन हो सकता है। कैसे, ये बन जाएगा CH3 CH2 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 Cl प्लस ये क्लोरीन यहाँ पे भी बैठ सकता है, सो CH3 CH2 CH3 यहाँ पे क्लोरीन बैठ सकता है। एंड और एक जगह पे बैठ सकता है, यहाँ पे बैठ सकता है। अगर यहाँ पे बैठ गया तो इस कॉन्फ़िगरेशन में भी हम लोग बोल सकते हैं, लास्ट में अगर बैठ गया तो इस कॉन्फ़िगरेशन में भी बोल सकते हैं, मतलब सेम ही कॉन्फ़िगरेशन होगा। देखो, पोजीशन सिर्फ तुम लोगों को चेंज करना है, कहाँ कहाँ पे क्लोरीन को बैठाना है। पहले तो इस कार्बन के साथ अटैच कर दो, फिर इस कार्बन के साथ मैंने अटैच कर दिया, सेकेंड कार्बन के साथ इस रिएक्शन, मतलब इस एग्जाम्पल में, नेक्स्ट एग्जाम्पल। फिर अगर मैं इसको थर्ड कार्बन के साथ अटैच कर दूं तो वो सेम ही आ जाएगा, मतलब सेकेंड की तरह ही आ जाएगा, सिर्फ इधर से देखना पड़ेगा हम लोग, ठीक है। अगर फिर से हम लोगों ने लास्ट के कार्बन की ओर, अगर मैंने उन लोग, सॉरी, लास्ट कार्बन में भी अगर हम लोगों ने बैठा दिया लास्ट कार्बन में अगर हम लोगों ने बैठा दिया तो भी सेम ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इस टाइप का ही आ जाएगा, फर्स्ट एग्जाम्पल के टाइप का ही आ जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, जहाँ कहीं पे भी बैठाना है। फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन में याद रखना कि हर एक कार्बन के पोजीशन में बैठता है, यूनिक कार्बन के पोजीशन में, ऐसा कार्बन जहाँ पे रिपीट नहीं हो, ठीक है। इसको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग में याद रखना। सो इस तरीके से तुम लोग, इसका एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि कितना जगह पे मतलब क्लोरीन बैठ सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन एम्प्टी पोजीशंस, एम्प्टी यूनिक पोजीशंस, तुम लोग इसको बिठा सकते हो, और हैलोजन एटम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स ऑन एल्केन्स। इट फॉलोज, याद रखना, मार्कोव-निकोव रूल या एम रूल को फॉलो करता है। इसमें क्या होता है, देखो, सपोज मेरे पास है एक ऐसा, ये पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, 1 4 4, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैंने HBr दे दिया, HBr दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोमीन भी जाएगा एंड हाइड्रोजन भी अटैक करेगा। अभी मार्कोव-निकोव रूल क्या बोलता है, हाइड्रोजन विल गो देयर जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। सो इस कार्बन को अगर देखोगे, इस कार्बन को, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एंड इस कार्बन के अगर देखोगे तो यहाँ पे उसका एक ही हाइड्रोजन है, इसका एक ही हाइड्रोजन है। थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, इसका एक ही हाइड्रोजन है। सो हाइड्रोजन विल अटैक ऑन द कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑलरेडी। सो कार्बन इसके साथ तो ऑलरेडी था, इसके साथ ऐसा था, इसके साथ ऑलरेडी ऐसा था, और ये हाइड्रोजन आके यहाँ इधर बैठ जाएगा, और इसका जो खाली जगह था, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हट के सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, एंड जो खाली जगह था वो Br ले लेगा, ठीक है। Br विल कम ऑन दैट कार्बन जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। दिस इज गवर्न बाई मार्कोव-निकोव रूल। ये मार्कोव-निकोव रूल के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा ही है। एंड अगर याद रखना, एंटी मार्कोव-निकोव रूल भी हो सकता है, एंटी एम रूल भी हो सकता है। एंटी एम रूल में क्या करना पड़ेगा, सेम ही अगर होगा, सेम दे देंगे, लेकिन क्या करेंगे, इसमें हम लोगों ने एच बी आर ही दिया, लेकिन साथ में क्या दिया, परऑक्साइड दे दिया। अगर परऑक्साइड दे दिया तो उसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या था कि हाइड्रोजन उस कार्बन के ऊपर जाता है जिसमें ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है। इसमें क्या हो गया कि हाइड्रोजन उस कार्बन के ऊपर जाएगा जिसमें कम हाइड्रोजन है, ठीक है। सो ये क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा जिसमें ऑलरेडी कम है, एंड जिसमें ज्यादा है, जिसमें ऑलरेडी ज्यादा है हाइड्रोजन, उसके ऊपर क्या जाएगा, Br चला जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, पेरोक्साइड देने से उल्टा हो जाता है, या फिर एंटी मार्कोव-निकोव रूल फॉलो होता है। इसको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान में रखना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे जो है होगा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हम लोग को याद रखना है कि अगर मेरे पास आयोडीन का कोई कंपाउंड है, उसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, नेक्स्ट होता है ब्रोमीन का, नेक्स्ट होता है क्लोरीन का, RCl, एंड सबसे कम होता है RF का, मतलब फ्लोरीन के साथ। लेकिन इसमें तो सिर्फ हैलोजन के बारे में बात कर लिया, इसके अलावा भी तुम लोगों को और एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि सपोज मेरे पास ऐसा कुछ है कि CH3 CH2 CH2, फिर हाँ कुछ भी हैलोजन एटम एक्स मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ये एक्स कुछ भी हैलोजन एटम हो सकता है, ब्रोमीन क्लोरीन हो सकता है। जब स्ट्रेट चेन कार्बन होगा या जहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है उसका सबसे ज़्यादा होगा, देन क्या आ जाएगा जिसमें थोड़ा सा ब्रांचिंग है। सपोज मेरे पास ले लिया मैंने CH3 ले लिया, CH3 ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया CH, फिर ले लिया सपोज CH2, फिर ले लिया ब्रोमीन, ब्रोमीन सॉरी, एक्स ले लिया। सो इसका उससे भी कम होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम हो जाएगा, जितना ब्रांचिंग होता जाएगा उतना ही कम होता जाएगा। अगर CH3 है
CH3 है, CH3 है और फिर X है, तो इसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। मतलब ज़्यादा, जितना ज़्यादा ब्रांचिंग उतना ही ज़्यादा हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। ब्रांचिंग इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में याद रखना कि आर एफ का सबसे ज़्यादा, नेक्स्ट आर सी एल का नेक्स्ट होगा, आर सी एल का नेक्स्ट होगा आर एफ, सॉरी आर बी आर का, देन लास्ट में होगा आर आई। मतलब क्लोरीन के साथ अगर कोई हेलोजन, क्लोरीन का कुछ अगर हेलोजन एटम सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो उसका सबसे ज़्यादा होता है, आयोडीन का सबसे कम होता है। डेंसिटी ऑर्डर भी याद रखना, डेंसिटी ऑर्डर इज आर आई सबसे ज़्यादा, देन आर बी आर, देन आर सी एल, देन आर एफ। ठीक है। सेम एल्काइल ग्रुप अगर हो गया तो इसका, और अगर एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो गया तो याद रखना जितना छोटा होगा, सपोज मेरे पास है CH3 Br, ये सबसे ज़्यादा होगा, फिर CH3 CH2 Br एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है। मतलब अगर CH3 CH2 Br अगर आ गया तो उसका और भी कम होता जाएगा। मतलब जितना बॉन्ड लेंथ तुम लोग का, मतलब उसका बढ़ता जाएगा उतना ही उसका डेंसिटी कम होता जाएगा। डाइपोल मोमेंट डिक्रीजेस एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन डिक्रीजेस, याद रखना। एंड हेलोजन्स थोड़ा पोलर है बट इनसॉल्युबल इन वाटर है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म नहीं होता। ये भी एक चीज़ है, ये थोड़ा सा यूनिक चीज़ है कि पोलर है एंड वाटर इज ऑल्सो ए पोलर सॉल्वेंट। सो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता। सेम इज नॉट ट्रू फॉर एल्कोहल्स, याद रखना। एल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होता है, इसलिए एल्कोहल्स इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स में। पहला ही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब कुछ न्यूक्लियोफिल क्या करेगा, एक हेलोजन के जो हेलोजन एटम्स है, मतलब हेलाइड एटम्स है, उसको हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है। सो ऐसा बहुत सारा कुछ हो सकता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब SN रिएक्शंस बोलते हैं। ये भी 2 टाइप्स का होता है। ठीक है। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, SN1 मैकेनिज्म भी है, SN2 मैकेनिज्म भी है। लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा ये देख लेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस कौन सा हो सकता है। सपोज मेरे पास सपोज मेरे पास ऐसा कुछ एक है, सपोज कॉम्पाउंड ले लेता हूँ, आर बी आर ले लेता हूँ। ठीक है। आर बी आर के साथ बहुत सारा मतलब केमिकल रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं KOH दे देता हूँ एक्वस में, ठीक है, एक्वस KOH अगर दे देता हूँ तो ये हो जाएगा ROH प्लस KBr, मतलब एक अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। अगर मैं NH3 दे देता हूँ, NH3 दे देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा फॉर्म करेगा, RNH2 डॉट डॉट RNH डॉट R2NH डॉट R2N एंड फिर R2N पॉजिटिव, सपोज Br है तो Br नेगेटिव। ठीक है। इसको हम लोग हॉफमैन एमोनोलाइसिस भी बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं KCN दे देता हूँ, KCN अगर दे देता हूँ तो क्या हो जाएगा, RCN आ जाएगा। ठीक है, प्लस KBr ऑब्वियसली। लेकिन याद रखना अगर मैं AgCN दे देता हूँ, AgCN दे देता हूँ सो क्या आ जाएगा, RNC आ जाएगा, आइसोसाइनेट आ जाएगा। ठीक है। फिर अगर KNO2 दे देता हूँ, KNO2 दे देता हूँ सो ये हो जाएगा RONO। ठीक है ना, इथाइल नाइट्राइल नाइट्राइट हो जाता है। ठीक है। इथाइल मतलब एल्काइल नाइट्राइट हो जाता है, अगर इथाइल है तो इथाइल हो जाएगा, वगैरह वगैरह। AgNO2 अगर मैं दे देता हूँ, AgNO2 अगर दे देता हूँ सब हो जाएगा RNO2। ठीक है। KNO2 देने से ONO मतलब ऑक्सीजन की तरफ से लिगांड ज्वाइन होता है, AgNO2 देने से नाइट्रोजन की तरफ से लिगांड ज्वाइन होता है। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट ये वाला लिख लो कि सपोज मैंने और एक एल्काइल हैलाइड मतलब RCOOAG सिल्वर सॉल्ट अगर दे दिया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ROC डबल बॉन्डेड O R डैश। ठीक है। यहाँ पे मैंने R डैश ले रहा हूँ, दो अलग अलग हो सकता है, दो सेम भी हो सकता है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो कि हो सकता है। ठीक है। मतलब हेलोएल्केन्स इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कर सकता है। लेकिन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स जिसको हम लोगों को पढ़ना है, 2 वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म जहाँ से क्वेश्चंस बनता है। SN1 मैकेनिज्म के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, सपोज मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड मैं पकड़ लेता हूँ। ठीक है। सपोज
एक एल पकड़ लेता हूँ, मतलब यहाँ पे एल इज़ नथिंग बट एन एक्स, ठीक है? नहीं, एल मैं नहीं लेता हूँ, यहाँ पे एक्स ही ले लेता हूँ, ठीक है? एंड मेरे पास सपोज़ ये 3D में दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा है, ठीक है? SN1 रिएक्शन में याद रखना कि यहाँ पे 2 स्टेप्स मैकेनिज़्म होता है। तो पहला जो स्टेप होता है, उसमें क्या होता है, ये जो X है, ये ऑलरेडी टूट के बाहर निकल जाएगा, ठीक है? सो एक कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा। कुछ ऐसा तरीके से एक कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा। पॉज़िटिव चार्ज एंड जो X होगा वो निकल जाएगा, ठीक है? फिर जो ये पॉज़िटिव चार्ज है इसमें क्या आ जाएगा, एक न्यूक्लियोफिल यहाँ पे अटैक करेगा। सपोज़ मेरे पास एक पॉज़िटिव चार्ज वाला कार्बोकैटायन है, इसमें क्या करेगा, एक न्यूक्लियोफिल जो है नेगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफिल इसमें अटैक करेगा एंड फिर जाके ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है? मैं न्यूक्लियोफिल NU लिख रहा हूँ, ठीक है? सो याद रखना यहाँ पे जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, यहाँ पे एक ट्रायगोनल प्लेनर कार्बोकैटायन बनता है। ऐसा टाइप का एक ट्रायगोनल प्लेनर कार्बोकैटायन बन जाता है एंड रेसिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स होता है। अभी रेसिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये किसी भी डायरेक्शन से कर सकता है। यहाँ पे मैंने एक ही डायरेक्शन दिखाया है कि ये सामने से अटैक कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक और मतलब संभावना ऐसा भी है कि यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये पीछे से अटैक कर रहा है। सपोज़ न्यूक्लियोफाइल जो है, ये पीछे से अटैक कर रहा है। तब क्या हो जाएगा, थोड़ा-सा इन्वर्ट हो जाएगा। ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। सो इसको मैं अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ। एंड न्यूक्लियोफाइल इस तरीके से हो जाएगा। सो देयर इज़ अ टू डिस्टिंक्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने का चांसेस है, ठीक है? मतलब एक रेसिमिक मिक्सचर होने का चांसेस है। इसी वजह से यहाँ पे क्या मैंने लिखा है कि देयर इज़ अ रेसिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और याद रखना ये काइनेटिक्स जो है, ये फर्स्ट ऑर्डर का होता है, ठीक है? यहाँ पे मैंने रेट लिखा है मतलब एक छोटा-सा चीज़ हम लोगों ने इस स्लाइड में मैं बाकी रख रहा हूँ। मैं SN2 मैकेनिज़्म पहले तुम लोगों को समझा देता हूँ, फिर रेट ऑफ द रिएक्शन भी मैं तुम लोगों को समझा दूँगा, ठीक है? सो SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म में चलो SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, तो दिस इज वन स्टेप प्रोसेस, ठीक है? सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, वन स्टेप प्रोसेस है, मतलब इसमें क्या होता है, डायरेक्टली सेम सेम पोजीशन में मतलब एक ही समय में दोनों ही चीज होता है। क्या-क्या? एक तो जो हेलोजन एटम है वो भी लीव कर देता है, मतलब हैलाइड एटम वो लीव कर देता है एंड एट द सेम टाइम द लिविंग जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी अटैक करता है। सपोज मैं अगर ले रहा हूँ, सपोज मेरे पास है CH, सपोज यहाँ पे R, इसको मैं डैश, इसको मैं वेज दे देता हूँ, ठीक है? एंड सपोज मेरे पास ये एक्स है। एट द सेम टाइम ये क्या हो जाएगा, दोनों ही चीज हो जाएगा। एक तो इसका सेम टाइम में अगर जब न्यूक्लियोफिल आ जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसको पीछे की तरफ से अटैक करेगा। ये पीछे की तरफ से ही अटैक करता है। क्योंकि सामने में तो ये हैलोजन एटम ये खुद ही लीव हो रहा है। ये हैलोजन एटम अभी तक लीव नहीं हुआ, इसका जगह अभी भी न्यूक्लियोफाइल नहीं ले पाएगा सामने से। तो वो क्या आ जाएगा, वो पीछे से अटैक करेगा, पीछे से खंजर मारेगा। मतलब पीछे से अगर तुम चलो फिर चलो ये भी है कि पीछे से तो कायर अटैक करते हैं, लेकिन मान लो कि ये यहाँ पे न्यूक्लियर कायर ही है थोड़ा, ठीक है? तो एक ही वक़्त पे 2 चीज़ होता रहा मतलब हो रहा है कि ये एग्स जो है मतलब जो हैलोजन एटम है ये लीव कर रहा है एंड जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैच हो रहा है खुद के साथ, मतलब एक इंटरमीडिएट होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट होता है। ट्रांजिशन स्टेट के बाद ये न्यूक्लियोफाइल तो अटैच कर लेता है खुद को कार्बन के साथ, अ, यहाँ पे कार्बन के साथ खुद को तो अटैच कर लिया, लेकिन जो हैलाइड एटम है वो लीव हो जाएगा, वो छोड़ के चला जाएगा और क्योंकि यहाँ पे सामने से अटैक पॉसिबल नहीं है इसलिए रेसिमिक मिक्सचर पॉसिबल ही नहीं है, रेसिमाइजेशन होना पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे पीछे दिख से ही होता है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, जो कॉन्फ़िगरेशन है ये वो उल्टा हो जाता है, इसलिए इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोग बोल सकते हैं। यानी याद रखना बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है? यहाँ पे भी मैंने रेट का जगह खाली छोड़ा है। अभी रेट के बारे में थोड़ा-सा हम लोग बात करेंगे। रेट मतलब कौन-सा कार्बन मतलब कौन-सा एल्काइल हैलाइड SN1 मैकेनिज़्म करने का ज़्यादा कोशिश करेगा और कौन-सा एल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज़्म करने का ज़्यादा कोशिश करेगा, इसको हम लोग देखेंगे। सो SN2 मैकेनिज़्म में याद रखना कि प्राइमरीज़ आर मोर सेंसिटिव टू SN2 मैकेनिज़्म। जैसे कि सपोज़ मैंने मान लो CH3X है मेरे पास।
ये इट इज मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म, ये SN2 मैकेनिज्म करना चाहेगा। देन सपोज मेरे पास है CH3CH2X, इट इज अ लिटिल बिट लेस, फिर आ जाएगा सपोज ऐसा कुछ CH3, CH3 CH2, सॉरी CH2 तो नहीं होगा, CH होगा, CHX, एंड सबसे कम हो जाएगा सपोज अगर 3 ब्रांच हो जाता है, ठीक है, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, मतलब 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री इज एक्चुअली हैपनिंग इन SN2 मैकेनिज्म। लेकिन SN1 में इसका उल्टा हो जाता है, ज़्यादा जितना सपोज मेरे पास CH3 एंड CH3X है, इसका चांसेस ज़्यादा है कि SN1 मैकेनिज्म करे। नेक्स्ट इज CH3 CHX, एंड नेक्स्ट इज सपोज नॉर्मल CH3CH2X, ठीक है। सो 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN1 मैकेनिज्म। SN2 का उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें तुम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये तो सिर्फ चलो बात हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। इसके बाद आता है एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस को हम लोग और एक नाम से जानते हैं जो कि होता है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ठीक है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। मतलब इसको जाने से पहले मैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के बारे में थोड़ा सा बोल देता हूँ। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन एंड हेलोजिन का लॉस होता है। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन एंड हेलोजन का लॉस होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड है, मतलब हेलोएल्केन है, CH3CH2 CH, यहाँ पे सपोज Br है, ठीक है, Br या क्लोरीन जो भी हो, CH3 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, एल्कोहलिक KOH दे दिया, एल्कोहलिक KOH दे दिया। अगर एल्कोहलिक KOH मतलब KOH डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल, अगर मैंने ये दे दिया तो यहाँ से क्या जाएगा, KBr चला जाएगा एंड H2O, वाटर का भी लॉस हो जाएगा, डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा। अभी देखो सिंपल सा बात है, ये ब्रोमीन चला जाएगा, समझने की कोशिश करो, ठीक है, थोड़ा सा। ये जो ब्रोमीन है ये तो चला जाएगा एंड एक हाइड्रोजन लेके जाएगा। अब ये हाइड्रोजन इससे नहीं जाएगा, ये अल्फा कार्बन से नहीं जाएगा, ये बीटा कार्बन से जाएगा, ये एंड इससे जाए, इन दोनों से जा सकता है। अभी बीटा कार्बन मतलब ये कार्बन से भी जा सकता है हाइड्रोजन, ये कार्बन से भी जा सकता है हाइड्रोजन। सपोज मान लो कि ये कार्बन से हाइड्रोजन जा रहा है, ये वाला कार्बन से हाइड्रोजन जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो जाएगा, CH3CH2CH डबल बॉन्डेड CH2, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। और अगर इस कार्बन से जा रहा है, इस कार्बन से जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, कुछ ऐसा आ जाएगा। अभी याद रखना कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है ये एक्चुअली सेडजेफ रूल जो होता है, सेडजेफ रूल से गवर्न होता है। मतलब सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंगली हम लोगों का प्रोडक्ट बनता है। अभी बनेगा दो ही प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट भी बनेगा, ये प्रोडक्ट भी बनेगा, लेकिन कौन सा मेजर बनेगा कौन सा माइनर बनेगा ये डिटरमाइन करेगा सेडजेफ रूल। और सेडजेफ रूल यही बोलता है कि वो ही प्रोडक्ट मेजर होगा जिसमें मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स है। अब अगर मैं ऊपर वाले प्रोडक्ट की बात करूं तो यहाँ पे हाइड्रोजन है 3 और एल्काइल ग्रुप है 1, एंड नीचे वाले प्रोडक्ट की बात करूं तो एल्काइल ग्रुप है 2 और हाइड्रोजन है 2, तो मतलब एल्काइल ग्रुप इसमें ज्यादा है, सो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट। दिस इज नथिंग बट एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। एंड याद रखना ऑर्डर जो होता है एलिमिनेशन रिएक्शंस का वो होता है 3 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्रीज ग्रेटर देन 2 डिग्री एंड देन ग्रेटर देन 1 डिग्री, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे रिडक्शन की ओर। रिडक्शन यहाँ पे मतलब रिडक्शन मतलब सिंपल सा चीज है, हाइड्रोजन का एडिंग। अभी हाइड्रोजन एडिंग दो तरीके से होता है, दो ही हम लोग सीखेंगे। CH3 सपोज मैं एग्जांपल से ही सिखा देता हूँ, CH2Br है और यहाँ पे हाइड्रोजन हम लोगों को ऐड करना है। सो याद रखना हाइड्रोजन अकेला नहीं आ सकता, वो निकल कैटलिस्ट के साथ आएगा एंड थोड़ा सा हाई टेम्परेचर 575 केल्विन में आएगा। तब क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन Br को लेकर निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो जाएगा, बन जाएगा एल्केन CH3CH3 प्लस HBr। ये एक टेक्निक हो गया। और दूसरा जो टेक्निक है वो कुछ ऐसा है कि CH3CH2I मतलब आयोडीन वाला कंपाउंड के साथ, ये डायरेक्टली H2Ni से नहीं होता, ये HI एंड रेड फॉस्फोरस के साथ जाता है। HI हाइड्रोजन आयोडाइड एट रेड फॉस्फोरस एट 420 केल्विन में, मतलब थोड़ा सा हाई टेम्परेचर में, ये भी सिंपली एल्केन ही देगा एंड I2 मतलब आयोडीन रिलीज हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट में हम लोग जाते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स में याद रखना
ये क्या होता है, मेटल्स के साथ हम लोग 4 रिएक्शंस देख सकते हैं। एक है वुड्स, एक है फिटिक रिएक्शन, एक है वुड्स फिटिक रिएक्शन और एक है रिएक्शन विथ Mg, जिससे हम लोग का एक इम्पोर्टेंट रिएजेंट बनता है। एक-एक करके हम लोग सब देखेंगे। वुड्स रिएजेंट में क्या होता है, वुड्स रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, आरएक्स। आरएक्स में ले लेता हूँ कोई भी एल्काइल हैलाइड। अभी एल्काइल हैलाइड एक तो नहीं रहेगा, बहुत सारा एल्काइल हैलाइड रहेगा। हमें इस रिएक्शन में चाहिए 2 एल्काइल हैलाइड। मतलब जब तुम सॉल्यूशन लोगे तो वहाँ पे तो एक मॉलिक्यूल्स नहीं रहता, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं। इस रिएक्शन के लिए 2 एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल्स चाहिए। वो क्या करेगा, 2 सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा। किस कंडीशन में, ड्राई एथर के कंडीशन में। जितना भी मेटल के साथ रिएक्शंस है वो सब ड्राई एथर कंडीशन में होता है। वो क्या करेगा, ये Na जो है ये 2 हैलोजन एटम्स को ले लेगा, तो बचा रहेगा RR, मतलब नथिंग बट एल्केन बचा रहेगा एंड 2MaX। ठीक है। सेम फिटिक रिएक्शन भी वुड्स रिएक्शन की तरह है, लेकिन इंस्टेड ऑफ अ ओपन चेन कार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन, इट गोज फॉर ए क्लोज चेन मतलब रिंग हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मतलब सपोज ऐसा कुछ हो सकता है, सपोज मेरे पास यहाँ पे X है, ये 2 चाहिए मुझे, प्लस 2Na। सेम ड्राई एथर कंडीशन में क्या दे देगा हम लोगों को, एक बाइफिनल या डाइफिनल जो भी बोलो, ये बाइफिनल और डाइफिनल हम लोगों को देगा प्लस 2NaX। वुड्स फिटिंग में क्या होता है, ये दोनों का रिएक्शन कंबाइन हो जाता है, मतलब एक ओपन चेन रहेगा और एक क्लोज चेन रहेगा एंड सम सेम सोडियम मेटल रहेगा। सेम कंडीशन ड्राई एथर वाले कंडीशन में होगा। सो ये दे देगा कुछ ऐसा, R प्लस 2NaX, ऐसा कुछ कंपाउंड दे देगा। और रिएक्शन ऑफ Mg जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। सपोज CH3CH2Br मेरे पास है, मैं इसको Mg के साथ रिएक्ट करूंगा सेम ड्राई एथर वाले कंडीशन में। जितना भी मेटल्स के साथ रिएक्शन है सब ड्राई एथर कंडीशंस में ही होता है एंड इट गिव्स राइज टू CH3CH2 MgBr, otherwise known as Grignard's reagent. Otherwise known as Grignard's reagent. It is a very important reagent. बहुत सारे चैप्टर्स में, इन अपकमिंग वीडियोस में जो भी चैप्टर्स तुम लोग पढ़ोगे उसमें तुम लोग को ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट आएगा ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये सब था हम लोगों का जो रिएक्शन मैकेनिज्म्स था। ठीक है, मतलब हेलो एल्केन्स वाला पार्ट खत्म हो गया। अभी हम लोग जाएंगे हेलो एरिन्स वाले पार्ट में। सो नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। अभी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ होता है एक। ठीक है, अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ मतलब सपोज मेरे पास एक बेंजीन है, इसमें एक CH3 है, मतलब सिंपल भाषा में बोलूँ तो एक मेरे पास टोलुइन है एंड इसमें मुझे एक हेलोजन एटम तो हम लोगों को चाहिए ऐड करना। अभी ये 2 पाथवे से होके जा सकता है। एक है डार्क पाथवे, एक है सनलाइट वाला पाथवे। एक में हम लोगों को आयरन एंड डार्क कंडीशंस चाहिए, एक में हम लोगों को चाहिए थोड़ा सा हीट मतलब 383 केल्विन एंड सनलाइट चाहिए। ठीक है, एक कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, ये टोलुइन तो टोलुइन की तरह रहेगा, ये कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होगा। CH3X मतलब हेलोजन बैठ जाएगा आइदर इस पोजीशन पे, मतलब ऑर्थो पोजीशन में या फिर पैरा पोजीशन में। ठीक है, इस दोनों पोजीशंस पे आ सकता है एंड जो सनलाइट वाला कंडीशंस है वहाँ पे टोलुइन के साथ रिएक्ट होगा। टोलुइन के साथ रिएक्ट होके CH2X ऐसा बन जाएगा एंड और एक X इधर बैठ जाएगा ऑर्थो पोजीशन में एंड सिमिलरली और एक बैठेगा पैरा पोजीशन में, मतलब CH2X इस पोजीशन में एंड पैरा पोजीशन में और एक हेलोजन। सो ये 2 कंडीशंस होते हैं डिपेंडिंग ऑन कौन से एनवायरनमेंट में ये रिएक्शन कैरी आउट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सैनमायर रिएक्शन। सैनमायर रिएक्शंस में याद रखना यहाँ पे बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड बनता है या फिर मोस्ट कॉमनली बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनता है। तो इसमें क्या होता है, एनिलीन को हम लोग लेते हैं, NH2 एनिलीन को ले लेते हैं एंड इसको हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। नाइट्रिक एसिड इन सिटो बनाया जाता है NaNO2 प्लस HCl के साथ। अभी मैं यहाँ पे जनरलाइज के लिए HX ले रहा हूँ क्योंकि HBr भी हो सकता है, लेकिन जनरली HCl ही हम लोग यूज कर सकते हैं एंड वहाँ पे Cl ही आता है। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH2 जो है ये रिएक्ट करके N2X बन जाएगा। N2 पे पॉजिटिव चार्ज, X पे नेगेटिव चार्ज। ये जो है, ये जो बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड है, इस इंटरमीडिएट को हम लोग बोलते हैं बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड। ये जो है थोड़ा सा अनस्टेबल है, इसको हम लोग बहुत सारे रिएक्टेंट्स के साथ मतलब बहुत सारे रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे सैनमायर रिएक्शंस में क्या होता है, ये Cu2X2
ठीक है, मतलब यहाँ पे जो जो हेलोजन होगा वही हेलोजन लेते हैं। सपोज यहाँ पे क्लोरीन है तो Cu2Cl2 लेते हैं हम। फिर क्या हो जाता है, ये डायज़ोनियम सॉल्ट क्या करता है, N2X को लूज कर देता है, सिर्फ X रहता है एंड प्लस N2 हो जाता है। सो दिस इज सैनमायर रिएक्शन, जहाँ पे ये है हम लोगों का सबसे मेन रिएजेंट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन में भी सेम हम लोगों का बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड यूज होता है। N2X, X में नेगेटिव, N2 में पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे Cu2X2 नहीं यूज होता है, यहाँ पे होता है CuHX, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड यूज होता है। एंड इसमें भी सेम ही तरह का रिएक्शन होता है, इट विल गिव X प्लस N2। Ki के प्रेजेंस में कैसा होता है, Ki के प्रेजेंस में मतलब क्योंकि यहाँ पे जो जितना भी गेटरमैन एंड जो सैनमायर रिएक्शन है, यहाँ पे X का मतलब Cl एंड Br ही होता है नॉर्मली, ठीक है। यहाँ पे भी X का मतलब Cl एंड Br होता है। अगर आयोडीन लाना है तो हम लोगों को थोड़ा सा रिएजेंट चेंज करना पड़ेगा। सेम हम लोग बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड लेंगे, बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड लेंगे एंड यहाँ पे क्या देंगे, Ki देंगे वार्म कंडीशन में। Ki देंगे वार्म कंडीशन में तो हम लोगों का फिर से क्या आ जाएगा, आयोडीन विल बी सब्सटीट्यूटेड। एंड सिमिलरली फ्लोरीन में बाल्स-शीमैन रिएक्शन होता है। बाल्स-शीमैन रिएक्शन में क्या होता है, बाल्स-शीमैन रिएक्शन में सिंपल से वही बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड हम लोग लेंगे, उसमें क्या देंगे, HbF4 देंगे। HbF4 जब ही वो मिल मतलब रिएक्ट करता है, ये एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट क्रिएट करता है। अनस्टेबल इंटरमीडिएट क्रिएट करता है, दैट इज N2PF4, ठीक है। ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट विल गिव द फाइनल प्रोडक्ट, जो कि होगा फ्लोरीन सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, ठीक है, या फिर फ्लोरोबेंजीन भी तुम लोग बोल सकते हो। मतलब सिंपल सा बात है, हेलोएरिन एक बन जाता है जहाँ पे फ्लोरीन इज द हेलोजन कंपोनेंट, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्राइंग कर लेता हूँ, क्योंकि तुम लोग जब नोट्स करोगे तब थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसीलिए मैंने अच्छे से नोट्स बना लिया। समझ में आ गया, दिस आर द प्रिपरेशंस ऑफ हेलोएरिन्स। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स, ठीक है। तो हेलोएरिन्स का याद रखना कि हेलोएरिन्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली, क्योंकि जो CX बॉन्ड होता है एरल हैलाइड में वो शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि एरोमेटिक रिंग में एरोमेटिक रिंग का जो सेंटर है वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होता है, इसलिए जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो इजीली नहीं होता। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ OH, NH2 एंड CN के साथ हो सकता है, लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशंस में। जैसे कि मैं सब कंडीशंस ही बोल दूंगा। सपोज मेरे पास है बेंजीन रिंग एंड क्लोरीन, इसमें अगर मैं NaOH देता हूँ, ठीक है, एंड कितना 350 डिग्री सेंटीग्रेड में देता हूँ एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में अगर देता हूँ, तभी सिर्फ ये Cl की जगह पे ये OH आ सकता है, मतलब फिनॉल बन सकता है प्लस NaCl होता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज डाउस प्रोसेस, डाउस प्रोसेस, ठीक है। सिर्फ याद रखना कि कौन से में क्या होता है एंड कौन सा कंडीशंस में होता है, ठीक है। फिर सेम क्लोरोबेंजीन में अगर इसमें ही क्लोरोबेंजीन में अगर मैं 2NH3 दे देता हूँ, तो क्या और क्या कंडीशन चाहिए, 250 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, तभी ये एनिलीन बन सकता है, ठीक है। मतलब NH2 सब्स्टिट्यूट हो सकता है प्लस NH4Cl होता है, ठीक है। इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। सेम Cl में ही अगर मैं CuCN दे देता हूँ, CuCN दे देता हूँ एंड पाइरिडीन दे देता हूँ, पाइरिडीन दे देता हूँ 250 डिग्री सेंटीग्रेड में, तब क्या बनता है, तब यहाँ पे CN आ जाता है, मतलब साइनाइड, यहाँ पे साइनाइड हो जाता है, ठीक है, प्लस CuCl आ जाता है, ठीक है। सो दीज आर द 3 कंडीशंस जहाँ से यहाँ पे मतलब तुम लोगों को याद रखना है कि जहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है हेलोएरिन्स का, या नॉर्मली इट डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट स्पेसिफिक कंडीशंस में ही होता है, ऐसा हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर्स में ही होता है एंड कुछ कुछ रिएजेंट्स में ही होता है, ठीक है। ये सब तुम लोगों को याद रखना है। एंड चैप्टर के एंड में तुम लोगों को थोड़ा सा जो पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स है इसके बारे में थोड़ा सा तुम लोगों को पढ़ना है, जैसे कि पहले ही है डाइक्लोरोमीथेन। सिर्फ तुम लोगों को पॉइंट्स मतलब याद रखना है, कैसा है कि ये सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है, पेंट रिमूवर में यूज होता है, एरोसोल्स में प्रोपेलेंट के तौर पे यूज होता है, प्रोसेस सॉल्वेंट मतलब मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स में यूज होता है, मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट में एज ए फिनिशिंग सॉल्वेंट भी यूज होता है। ह्यूमन एक्सपोजर बहुत ही कम लेवल में अगर भी होता है तो डिजीनेस, नोशिया, टिंगलिंग एंड नमनेस इन फिंगर्स एंड टोज हो सकता है। डायरेक्ट एक्सपोजर अगर होता है तो इंटेंस बर्निंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आइस हो सकता है, माइल्ड रेडनेस ऑफ स्किन भी हो सकता है, ठीक है।
मतलब रैशेस टाइप का हो सकता है। ट्राइआयोडोमीथेन मतलब आयोडोफॉर्म में क्या होता है, वो एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज होता है क्योंकि यहाँ पे फ्री आयोडीन इज लिबरेटेड, ठीक है। अ, आयोडोफॉर्म का कुछ डायरेक्टली कुछ मतलब बेनिफिट्स नहीं है, लेकिन क्या होता है आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ फ्री आयोडीन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन या फिर क्लोरोफॉर्म के बारे में। मैं एक सेकेंड, एक मैं स्ट्रक्चर भी तुम लोगों को बना ही देता हूँ। मिथाइलिन क्लोराइड मतलब ऐसा कुछ होता है, मिथाइलिन क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे CH2 एंड आयोडोफॉर्म इज ऐसा, आयोडोफॉर्म, दिस इज आयोडोफॉर्म। नेक्स्ट ट्राइक्लोरोमीथेन ऐसा होता है। सपोज मिडिल में होगा तुम्हारा C ग्रुप, सिस ट्राइक्लोरोमिक, ठीक है। ट्राइक्लोरोमीथेन मतलब क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, एनेस्थेटिक के तौर पे यूज हो सकता है क्योंकि प्योर जब क्लोरोफॉर्म जब इनहेल होता है तब हार्ट में इफेक्ट होता है क्योंकि मिक्सिंग विद एथर एंड अदर सब्सटेंशियल एनेस्थेटिक्स इसमें है। हम लोग डायरेक्टली एनेस्थेटिक को यूज कर सकते हैं, एज एनेस्थेटिक क्लोरोफॉर्म को हम लोग यूज कर सकते हैं। पिछले दिनों में बहुत यूज होता था, अभी के दिनों में बहुत कम ही यूज होता है। तुम लोगों को पता है क्लोरोफॉर्म सुंघाने से क्या हो जाता है, डिजी डिजी फील होता है, वो सो सकता है आदमी, ठीक है। क्लोरोफॉर्म ऑन ऑक्सीडेशन इन एयर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जीन। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा कंपाउंड बनता है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडेशन करने से फॉस्जीन होता है, ये पॉइजनस गैस हो सकता है एंड शुड बी स्टोर्ड इन अ डार्क कलर्ड बॉटल, ठीक है। क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर्ड बॉटल में ही रखते हैं, वरना क्या होता है एयर में रिएक्ट करने से वो फॉस्जीन बन सकता है विच इज अ पॉइजनस गैस। नेक्स्ट हम लोगों का है टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। इसका कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेंट्स में यूज होता है, प्रोपेलेंट्स में एरोसोल कैन्स हो सकता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज हो सकता है। एक्सपोजर टू आइस कैन कॉज इरिटेशन, ठीक है। हार्ट बीट में इफेक्ट ला सकता है, इरेगुलरली या परमानेंटली स्टॉप भी कर सकता है CCl4, ठीक है। एंड एक्सपोजर टू एटमोस्फेयर कैन लीड ओजोन डिप्लोशन, ठीक है। जो ओजोन लेयर जो हम लोगों का घटता जा रहा है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा इन्वायरमेंटल साइंस में, ये दिस इज ड्यू टू CCl4, ठीक है। दिस इन टर्न्स लीड्स टू रिस्क ऑफ स्किन कैंसर, आई डिजीजेस एंड अदर डिसऑर्डर्स, ठीक है। एंड वीक इम्यून सिस्टम भी हो सकता है क्योंकि ओजोन लेयर से हम लोगों को प्रोटेक्शन मिलता है यूवी रेस से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्रेयॉन्स के बारे में। फ्रेयॉन्स आर नथिंग बट क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन, ठीक है। इसका भी मैं तुम लोगों को डायग्राम बना के दे देता हूँ। दिस इज फ्रेयॉन्स आर समथिंग लाइक दिस। बहुत सारा फ्रेयॉन्स होता है, जैसे फ्रेयॉन 11 के बारे में अगर मैं बात करूँ, ये होता है फ्रेयॉन 11, ठीक है। 3 क्लोरीन 1 फ्लोरीन। एंड फ्रेयॉन 12 जो होता है उसमें 2 फ्लोरीन होता है। सपोज यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन, दिस इज फ्रेयॉन 11, दिस इज फ्रेयॉन 12, ठीक है, याद रखना। दे आर वेरी स्टेबल, नॉन कोरोसिव, नॉन टॉक्सिक एंड अनरिएक्टिव लिक्विफाइबल गैसेस, लेकिन सिर्फ तभी रिएक्ट करता है जब वो बहुत हायर एटमोस्फेरिक लेवल्स में पहुंच जाता है जहाँ पे यूवी रेज होता है। फ्रेयॉन 12 is most commonly used freons in industrial sector, extensively used in aerosol propellants, refrigerants and air conditioner, ठीक है। ऑन DDT इज अ पेस्टिसाइड, ठीक है, याद रखना। DDT का बहुत कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर होता है, फिर भी मैं बना देता हूँ तुम लोगों को। यहाँ पे बेंजीन रिंग आता है, क्लोरीन, फिर हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड यहाँ पे 3 क्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। दिस इज DDT, PP डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड है आजकल, मतलब आज भी यूज होता है। इज हाईली पॉइजनस टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज इट डज नॉट गेट मेटाबोलाइज्ड रैपिडली बाय एनिमल्स, इट गेट्स डिपॉजिटेड एंड स्टोर्ड इन फैटी टिश्यूज। फिर भी आजकल भी DDT बहुत जगह पे यूज होता है इंसेक्टिसाइड्स के तौर पे, हम लोग के एग्रीकल्चरल फार्म्स में यूज हो सकता है, ठीक है। सिर्फ तुम लोगों को यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखना है, यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड कुछ नहीं है, डायग्राम्स भी आने का चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन सिर्फ तुम लोगों को थोड़ा सा जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है, पॉइंट्स को याद रखना है कि कहाँ पे कौन सा चीज़ का किस तरह से असर होता है, कहाँ पे एप्लीकेशन है, ये सब चीज़ें थोड़ा छोटा छोटा चीज़ है, तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है। लास्ट हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है द रिएक्शन ऐसा, C2H5Br, C2H5Br प्लस 2Na, 2Na मतलब सोडियम के साथ, मतलब रिएक्शन विद मेटल्स के साथ हो रहा है। C2H5 मतलब नॉट अ रिंग कंपाउंड, इट्स स्ट्रेट चेन कंपाउंड, मतलब ये वुड्स रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, वरना फिटिक रिएक्शन हो सकता था। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वुड प्रेफर टू अंडरगो, तुम्हें पता है कि 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री, ये किसका था, दिस इज SN2 का था। सो दिस इज अ SN2 रिएक्शन करेगा, एंड उल्टा जो होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, दिस इज फॉर SN1, याद रखो, ठीक है। सो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
Identify the true statement for chloroform. Its exposure causes cardiac damage. If immersed in chloroform, the skin gets sored. Central nervous system remains unaffected. ये तो होगा ही नहीं. 700 ppm क्लोरोफिल डिजनेस बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन में भी हो सकता है. इफ इमर्स्ड इन क्लोरोफॉर्म द स्किन गेट सोड, ये हो सकता है. इस एक्सपोजर कॉजेज कार्डियक डैमेज, ये भी हो सकता है. लेकिन जो मुझे लगता है यहाँ पे होगा, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, यानी इस एक्सपोजर कॉजेज कार्डियक डैमेज. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग जाएंगे नेक्स्ट में, द पोजिशन ऑफ बी आर इन द कंपाउंड CH3CH, फिर डबल बॉन्ड है, मतलब ये क्या हो गया, ये sp2 हो गया. फिर नेक्स्ट एक कार्बन है जो कि sp, ये भी sp2 ही होगा. थोड़ा सा मैं ड्राइंग बना लेता हूँ. ये CH3 बन गया, फिर CH डबल बॉन्ड है CH, फिर C Br, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ऐसा कुछ है. ठीक है, हम लोग का ऐसा कुछ है. सो दिस इज एन एलाइलिक, दिस इज एलाइलिक पोजिशन, sp2 कार्बन के साथ है, तो दिस इज एलाइलिक पोजिशन. नेक्स्ट RxAgF. RxAgF से क्या होता है, X की जगह पे फ्लोरीन आ गया. तुम लोगों को पता है ये फिंकरस्टाइन रिएक्शन का एग्जांपल है. सो एक्सचेंज ऑफ हैलोजन स्वार्ट्ज रिएक्शन, सॉरी हाँ, एक्सचेंज ऑफ हैलोजन स्वार्ट्ज रिएक्शन होगा. ठीक है, फिंगरस्टाइन रिएक्शन मतलब उसमें तो I आता है, आयोडीन आता है, स्वार्ट्ज रिएक्शन में F आता है. ठीक है, सो क्योंकि यहाँ पे F आ रहा है, सो दिस इज एन एक्सचेंज ऑफ हैलोजन स्वार्ट्ज रिएक्शन. एक्सचेंज ऑफ हैलोजन फिंगरस्टाइन रिएक्शन में I आता है, आयोडीन आता है, याद रखना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर एन एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम एन अल्कोहल. SOCl2 तो यूज हो सकता है, देखा है हम लोगों ने. HCl प्लस ZnCl2 यूज हो सकता है. PCl5 यूज हो सकता है. NaCl यूज नहीं हो सकता. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी NaCl. NaCl सोडियम क्लोराइड इज नॉट पावरफुल एनफ, नॉट रिएक्टिव एनफ टू सब्सटीट्यूट द अल्कोहल. ठीक है, क्लोरीन को हम लोग वो नहीं अटैक कर, मतलब अल्कोहलिक ग्रुप को वो नहीं अटैक कर पाता. ठीक है, सो इसी के साथ इस चैप्टर का ओवरव्यू करते हैं खत्म, मतलब इस लेक्चर को करते हैं खत्म. थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर इट अमंगस्ट योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. क्योंकि अगर तुम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे, तुम अच्छे से हम लोगों के साथ जुड़ोगे, तो तुम्हारा CUET क्लियर तो हो ही जाएगा. और हम लोगों को भी बहुत ही खुशी मिलेगा कि तुम लोगों ने CUET UG 2026 क्लियर कर लिया है. सो प्लीज़ लाइक दिस चैनल, शेयर अमंगस्ट योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि नया वीडियोस आता ही रहेगा. और तुम्हारा, जब तुम लोग अच्छे से देखोगे, तुम लोग को मज़ा आएगा, तुम लोगों को बेनिफिट आएगा. एंड तुम लोग एक छोटा सा अगर तुम लोग कॉमेंट कर जाओगे ना, एंड मैं बोल दूंगा कॉमेंट भी कर जाओ, एक छोटा सा अगर कॉमेंट भी कर दोगे तो हम लोगों का दिन बन जाता है यार. तुम लोग अगर कमेंट कर देते हो तो हम लोगों को और भी मोटिवेशन आता है कि बहुत अच्छा वीडियोस एंड बहुत जल्द ही तुम लोगों के लिए लेके आए. ठीक है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट टू दिस वीडियो. एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए तुम लोग ये वाला लेक्चर कंप्लीट कर लो. एंड टेलीग्राम चैनल में तुम लोगों को, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल में तुम लोगों को क्या मिलेगा, टेलीग्राम चैनल में ये लेक्चर नोट्स मिलेगा. ठीक है, लेक्चर नोट्स तुम लोगों को मिल जाएगा. एंड मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है, CVT बेस्ड क्वेश्चंस जो है, CVT क्वेश्चंस, वो तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल में ही दे दूंगा, जो लिंक इन डिस्क्रिप्शन. सो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे लेक्चर नोट्स वगैरह सब कुछ तुम लोगों को मिल जाएगा. एक्स्ट्रा कुछ अगर मुझे मिलता है आफ्टर द वीडियो, जब वीडियो पोस्ट हो जाता है उसके बाद भी अगर मुझे कुछ रिसोर्सेज मिलता है तो मैं वहाँ पे ही टेलीग्राम में ही पोस्ट कर लूँगा. सो प्लीज़ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन से जाके तुम लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. अच्छे अच्छे बहुत सारे ढेर सारे वीडियो से रिलेटेड कमेंट्स तुम लोग कमेंट सेक्शन में डाल देना. अगर कुछ डाउट्स भी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर हम लोगों से जो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक अकाउंट्स है उसमें भी जुड़ के तुम लोग हम लोगों के साथ जुड़ सकते हो. वहाँ पे भी तुम लोग कुछ डाउट्स हो तो मैं तुम्हें पर्सनली तुम लोगों को रिप्लाई कर दूंगा, सब कुछ डाउट्स क्लियर कर दूंगा. सिर्फ तुम लोगों को हमारा मदद एक ही करना है कि इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो. ठीक है, ताकि थोड़ा सा हम लोग को मोटिवेशन मिल जाए, और बाकी का ख्याल मैं तुम लोगों का रखूंगा. ठीक है, तब तक जब मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक में ही कंटिन्यू करेंगे, या शायद फिजिक्स की ओर थोड़ा सा मुड़ सकते हैं. ठीक है, सो चलो, ये तो सरप्राइज है कि कौन सा वीडियो आएगा पहले. दोनों ही वीडियो आएगा, फिजिक्स का भी वीडियो आएगा एंड ऑर्गेनिक का भी नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो आ ही जाएगा. सो पहला कौन सा वीडियो आएगा वो तुम लोगों के लिए सरप्राइज है. तब तक के लिए ये वीडियो देख लो, अच्छे से पढ़ते रहो. जो क्वेश्चंस तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा वो भी सॉल्व कर लेना, उसमें सॉल्यूशंस भी लास्ट में दिया रहा होगा. ठीक है, तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.